गुड मॉर्निंग क्लास 11th। एक आप लोगों को इस वीक से एक मंडे के दिन एक वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मिलेगा। आज चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल तो आपको बताना नहीं चाहूँगा, न तो ऐसा पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल के बारे में एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सब चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन जैसा कि सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आप लोगों को लैब में कराई जाएंगी, समझाई जाएंगी। सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल अपना 11th क्लास का है पूरे 30 मार्क्स का है। तो मैंने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट मैंने आपके सामने रखा है स्पेशली। सबसे पहले देखो, हम क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्पेशली 11th वाले बच्चों को कराते हैं हम लोग। पर्पस केवल इतना सा है इस एक्सपेरिमेंट का कि बच्चे लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए यूज टू हो जाएं, मतलब उसको समझ लें कि प्रैक्टिकल अपने करना कैसे है, क्या हमें ध्यान रखना है, क्या पहनना है, प्रैक्टिकल में किन चीज़ों को ज़्यादा हमें ध्यान से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस सब चीज़ों से ध्यान में रखते हैं, सबको करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जैसा कि आप लोगों को लोअर क्लास से ही पता है कि हम इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है स्पेशली टोटली बेसिकली ये फिज़िकल प्रोसेस है। मैं आप लोगों को स्पेशली 11th क्लास में पोटेशियम जो है आपका पोटास एलम इम्प्योर हम लोग देते हैं आप लोगों को, या कॉपर सल्फेट इम्प्योर देते हैं। तो कॉपर सल्फेट और या पोटास एलम दो क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट हमारे स्पेशली क्रिस्टलाइजेशन वाले केस में है। एक तो देखा जाए पोटास एलम को आप लोग फिटकरी का भी नाम देते हो, और दूसरा देखा जाए कॉपर सल्फेट। ये दोनों क्रिस्टल अपने को बनाने होते हैं। तो जो पोटास एलम वाला क्रिस्टल बनाने का पर्पस क्या है कि आपको इम्प्योर पोटास एलम इम्प्योर फिटकरी आप लोगों को दे दी जाती है। इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं लेते। चाइना डिश इसके लिए यूज़ करते हैं। उसी में थोड़ा सा अमाउंट एसिड का मिलाते हैं, स्पेशली H2SO4, जिससे कि पोटास एलम हमारा हाइड्रोलाइज ना हो वाटर के प्रेजेंस में। फिर इसको हम लोग चाइना डिश को हीट करते हैं बर्नर पर, और एक पॉइंट आता है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट का नाम देते हैं। तो उस पॉइंट तक हीट करने के बाद इसमें बिल्कुल स्मॉलर लेवल के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो फिर इसको कूल होने के लिए रख देते हैं। अगले दिन आकर के जब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो जो अपना पोटास एलम के प्योर क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में अपने को दिखते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ध्यान देना कि जो इम्प्योर हमारा सब्सटेंस होता है वो तो ट्रांसपेरेंसी उसमें होती नहीं, लेकिन जो पोटास एलम के क्रिस्टल बनते हैं यानी फिक्स ऑर्डर में हमारा एक छोटा सा पार्ट डेवलप होता है। तो अलग अलग बच्चों की का जो क्रिस्टल बनेगा वो अलग अलग साइज़ का बनेगा। किसी के छोटे छोटे कई क्रिस्टल बन जाएंगे, किसी का एक क्रिस्टल बड़ा बनेगा, किसी के बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं, किसी के एक या दो बन सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो उस बेसिस पर हमें क्रिस्टल मिलते हैं। फिर उसको हम लोग अल्कोहल में वॉश कर लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट जो इम्प्योर वाला अगर आसपास लगा हुआ है तो वो अलग हो जाता है। और फिर उसको हम रख लेते हैं आगे उसको दिखाने के लिए। प्रैक्टिकल फाइल में हम उसको कर सकते हो कि एक छोटे से पॉलीथीन में करके वहाँ पर हम लोग उसको पिनअप कर देते हैं। तो ये तो एक क्रिस्टलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है, इसका कोई वेटेज नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट इसलिए आप लोगों के सामने रखा जाता है, कराया जाता है, जैसे कि हम लैब में एक सिंपल सा यूज टू हो जाएं, जैसे कि हम लैब में समझ सकें कि कैसे क्या करना है। इसके आगे देखो, टाइट्रेशन 8 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट है। स्पेशली आपके सिलेबस में एसिड और बेस टाइट्रेशन है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से पता है सॉल्ट और वाटर बनते हैं, तो वो टाइट्रेशन है। देखो, टाइट्रेशन कुछ अलग नहीं होता। टाइट्रेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि एक सोल्यूशन हमारे पास ऐसा होता है जिसकी मोलरिटी मीन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, और दूसरे सोल्यूशन की मोलरिटी या कंसंट्रेशन अपने को चाहिए होता है।
तो ऐसे केस में एक हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ब्यूरेट यूज़ करते हैं, पीपेट यूज़ करते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। तो उस ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग टाइट्रेशन कंप्लीट करते हैं। इसके लिए बाकायदे हम टेबल बनाते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन पर भी जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपके सामने आएंगी और फिर एक पर्टिकुलर रीडिंग लेने के बाद उसको कैलकुलेशन करके हम उस अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा देखा जाए 8 मास का प्रैक्टिकल है। एनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको 8 मास का टाइट्रेशन रखते हैं। इसके आगे सॉल्ट एनालिसिस है। ये भी अपने लिए बड़े काम का एक्सपेरिमेंट है, नाम ही है सॉल्ट एनालिसिस। आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी सॉल्ट हमें दिया जाए, मान लो कॉपर सल्फेट ही दिया जाए। अब देखो कॉपर आयन और सल्फेट आयन इसके अंदर है। NaCl दिया जाए, सोडियम आयन क्लोराइड आयन अवेलेबल है। लेड एसीटेट दिया जाए, लेड आयन और एसीटेट आयन है। कैल्शियम सल्फेट दे दिया जाए, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन है। अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाए, अमोनियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो हमें क्या करना होता है कि उस सॉल्ट में कौन सा पॉजिटिव आयन है और कौन सा नेगेटिव आयन है, इसको हम लोग एक कह सकते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पर हम इसको एनालाइज करते हैं और इससे हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। पहले हम पॉसिबल टेस्ट, कन्फर्मेशन टेस्ट, ये 1 बाय 1 सब आते रहते हैं। तो इसमें देखा जाए हमारे सामने सॉल्ट एनालिसिस में 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं। सबको पता है कोई भी सॉल्ट अगर बनता है तो सॉल्ट के बनने में पॉजिटिव आयन जो रहता है ये बेस से आता है और नेगेटिव आयन वाला पार्ट एसिड से आता है। जैसा आपने सॉल्ट के बारे में 10th क्लास में भी आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा। तो इसको हम सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। ये भी 8 मार्क्स का अपना टॉपिक है। इसके बाद देखो एलिमेंट डिटेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो देखा जाए बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट है ही। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। तो उसके लिए देखा जाए हम लोग एलिमेंट डिटेक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है तो स्पेशली हम उसका ध्यान रखते हैं कि हम इसके लिए पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अभी हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। अभी चूँकि आज आपको एक ब्लूप्रिंट देना है हमें, इसके लिए मैं एक छोटा सा कह सकते हो कि हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। इसके आगे देखो एक प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क में अपने कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक लेना होता है। उस टॉपिक पर हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हम कर सकते हैं या हम वहाँ पर देखा जाए कुछ थेरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी थेरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बड़ी सी कह सकते हो कि हम लोग फाइल इसके लिए तैयार करते हैं पूरे 4 मार्क्स की। ये प्रोजेक्ट वर्क होता है। बाकी जो हम लोगों ने ये क्रिस्टलाइजेशन, टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस, एलिमेंट टेस्ट जो भी किया है इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक मोटी सी फाइल हम लोग बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल जो भी आप लोग बनाना तो बहुत पतली फाइल मत बनाना, एक कम से कम मोटी फाइल बनाओगे तो उसमें पूरे प्रैक्टिकल एक साथ कवर हो जाएंगे। तो वो रिकॉर्ड जो हम लोग बनाते हैं और साथ में वाइवा भी टीचर लेता है एग्ज़ाम टाइम में, तो ये पूरे 2 मार्क्स का काउंट होता है और वाइवा इटसेल्फ 2 मार्क्स का है। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए 8 मार्क्स का हमारा टाइट्रेशन है और 8 मार्क्स की सॉल्ट एनालिसिस है, 6 मार्क्स का एलिमेंट डिटेक्शन स्पेशली है, प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क्स के, वाइवा और रिकॉर्ड भी हमारे 2 मार्क्स का है और वाइवा हमारा 2 मार्क्स का है। तो टोटल जब हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 30 है। यही 30 मार्क्स के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल अपने को करना होता है। प्रैक्टिकल में बहुत कुछ सीखनी होती है। प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा किसी बुक वाली दुकानों पर वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, स्पेशली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के नाम से आप मांगोगे तो दे देगा। एक साथ में प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल बुक भी रखनी पड़ेंगी। मार्केट में कई प्रैक्टिकल बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिकल बुक्स जो अवेलेबल हैं, स्पेशली कम्प्रीहेंसिव वालों ने जो बनाया है उस पर लिखा होता है कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो वो स्पेशली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जो हमें चाहिए वो सब अवेलेबल हैं। तो मार्केट में वही ज़्यादातर अपने यहाँ अवेलेबल भी हैं, इसलिए आप लोग अगर किसी को परचेज करना होगा तो कम्प्रीहेंसिव परचेज करना, और अगर किसी को नई पुरानी बुक किसी बच्चे से अवेलेबल हो गई, मिल गई, तो आप किसी भी राइटर की ला सकते हो, मैनेज हो जाएंगी
आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं आएगी। और लास्ट में देखा जाए एक तो वही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और प्रैक्टिकल बुक। पहनने के लिए एक देखा जाए जिसको हम लोग एप्रॉन का नाम देते हैं, लैब कोट भी कुछ लोग बोलते हैं उसको। एक वाइट कलर का क्लॉथ है, मार्केट में अवेलेबल है। उस पर अगर बाई चांस कोई एसिड बेस या कुछ गिर जाए तो अपनी बॉडी सेफ़ रहती है। तो इसके लिए हम लोग एक एप्रॉन भी आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप बिना एप्रॉन के लैब में नहीं आओगे, तो आप लोग एप्रॉन पहन के भी आते हो, और उसकी भी सबसे ज़्यादा अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं केवल इतना सा एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। अगले वीडियोज़ में मैं थोड़ा टाइट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में या सॉल्ट एनालिसिस के बारे में डिटेल स्टडी करके आप लोगों को समझाऊंगा जब तक कि लैब अपनी ओपन नहीं हो रही, जो हम लोग रियल में प्रैक्टिकल कर सकें। थैंक यू।